हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी कॉम एग्जाम में। आज पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम आपका जो होना है उसमें 10 नंबर की हिस्ट्री आनी है। उस 10 नंबर में आप ये भी मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन जो होंगे बहुत ही आसान लेवल के होंगे। 8 क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से आएंगे? क्योंकि लिखिए 16-17 टॉपिक लगभग लगभग आप मॉडर्न हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री को मिला के देखेंगे, इतने टॉपिक हैं। यानी कि क्वेश्चन आएंगे 10 और टॉपिक हैं लगभग 18-19। तो उन टॉपिक्स में 7-8 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हो सकता है उनसे क्वेश्चन पूछा ही ना जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से पूछा जाता है तब भी 10 टॉपिक ही होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक हैं उन्हें पढ़ लें। भले ही आपने बहुत डीप नहीं पढ़ा है, कोई मायने नहीं रखता। और जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को एक बार अपनी आंखों से गुजार लीजिए, एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि चीज़ें आएंगी आप आसानी से कर पाएंगे। पर अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल देखा ही नहीं है, तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा भी है तो कभी कभार ये होता है कि वो टॉपिक हमारे पास नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की खास बात यह है कि जो टॉपिक दिए हुए हैं बस वही टॉपिक वो पूछता है, इसलिए आप सारे टॉपिक को पढ़ लें। मैंने हिस्ट्री के लेवल पर बस सारे टॉपिक करा दिए हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस को जो आपने नहीं देखे हैं उन सबको देख लो। और गारंटी ये है कि उसी टॉपिक से, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता है और उन्हीं टॉपिक से आपको ऊपर के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, बशर्ते हर टॉपिक को टच किया हुआ आपने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, और बहुत डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। यानी कि उस समय का तात्कालिक कारण क्या था जिसके कारण ये घटना हुई या जिसके कारण ये क्रांति हुई। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। कारण बहुत सारे थे, आर्थिक शोषण भी था, सैनिक संतोष भी था, लेकिन ये पहले के थे। आपसे पूछ रहा गया है कि तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, इसका संदेह था, या धर्म में हस्तक्षेप करने के कारण ये हुआ। वजह क्या थी? 1856 में एक नई बंदूक, पुरानी बंदूक थी, इसका नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, ब्राउन बेस नाम की बंदूक को हटाकर एक नई बंदूक लाई गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, ठीक है। बस इसमें यह था, इसका जो कारतूस लगता था, ऐसा अफवाह फैलाई गई या रियल थी कि उसमें जो कारतूस था वो सुअर तथा गाय की चर्बी के बने होते थे, उसे दांत से काटना होता था। तो सैनिकों को लगा कि उनके धार्मिक हस्तक्षेप हो रहा है, इनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और वही तात्कालिक कारण जो है 1857 की क्रांति का हुआ। तो तात्कालिक कारण ये था कि धर्म में हस्तक्षेप कारण ये माना गया। ठीक, अच्छा, कुछ चीजें और भी जानते हैं। उस समय जब ये क्रांति हुई तो कमल व रोटी इसका प्रतीक बनाया गया। इस क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? कमल व रोटी। ठीक है, अच्छा, किस तारीख को ये शुरू हुई? ये हुई 10 मई 1857। देखिए, ये जो घटना शुरू हुई है ये हुई है बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर कहाँ पड़ता था? पश्चिम बंगाल में। पर 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई है? ये शुरू हुई है मेरठ से। मेरठ पड़ता है यूपी में, और 10 मई को ये तारीख शुरू हुई और 12 तारीख को इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि 1857 क्रांति में सबसे पहली घटना कौन सी हुई, तो सबसे पहली घटना यही हुई कि सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। वहाँ पर बहादुर शाह जफर, जो कि वहाँ का नवाब था, उसे मुख्य सेनापति, मुख्य राजा बना दिया गया, मतलब नेतृत्व सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग जानते रहेंगे, आपको मतलब चीज़ें नोट करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? आपको बताया था हमने कि सबसे पहली घटना कौन सी घटी। कानपुर में विद्रोह हुआ नाना साहब के नेतृत्व में, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और झांसी की रानी का विद्रोह। अभी आपको बताया कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या ये वहां पर कब्जा कर लेना सबसे पहली घटना थी। 10 तारीख को शुरू हुआ, ये 12 मई को, यानी 2 दिन बाद ही ऐसा घटित हो गया। तो सबसे पहली घटना क्या होगी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, अच्छा, एक चीज देखिए, आप थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के जो सरकारी इतिहासकार थे वो कौन थे? वो थे SN सेन। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे 1857 की जो क्रांति हुई है उसके सरकारी इतिहासकार कौन थे, वो थे SN सेन। ठीक है, तो इन्होंने किताब भी लिखी थी 1857 के नाम से ही। ठीक है, 1857 के नाम से। ठीक है, और ये 1957 में प्रकाशित हुई, ये भी याद रखिएगा। मतलब सोचिए 100 साल बाद।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। देखिए एक काम करिएगा, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा। अजीमुल्ला खान कहाँ के सलाहकार थे? किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के? तो आंसर होगा नाना साहब के। ठीक है, देखो कुछ जो क्षेत्र प्रभावित थे, जैसे आपसे पूछेगा कि लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था, या आपसे पूछेगा कि बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था। ये टॉपिक आपको ये कॉलम पूरा याद कर लेना है, क्योंकि मतलब सारे कॉलम को पढ़ाना जरूरी भी नहीं है, लेकिन जितने भी वहाँ पर 8-10 क्षेत्र हैं, जैसे आपका लखनऊ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कानपुर हो जाता है, बरेली हो जाता है, दिल्ली हो जाता है, और फैजाबाद हो जाता है, इलाहाबाद हो जाता है। यहाँ पर अंग्रेज कौन था और मतलब भारतीय क्रांतिकारी कौन था, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं यहीं पे बता दूंगा आपको, वहीं पे क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस कॉलम को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है, किसे बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्ला को, विरजिस कादिर को, वक्त खां को या हसन खां को? आंसर होगा वक्त खां को। बहादुर शाह कौन है? ये अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1857 में की क्रांति में भाग लिया था। इन्हीं को कैद कर रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह को जफर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। एक व्यक्ति थे बरेली से जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था खान बहादुर खां। ठीक है, और ये जो बरेली वाला इलाका है ये पड़ता है रोहेलखंड में, और उस समय रोहेलखंड एक तरीके से देखा जाए तो एक क्षेत्र था जहाँ पर शासक राज किया करते थे, और वहीं के शासक के जो उत्तराधिकारी थे वो खान बहादुर खां थे, और उन्होंने वहाँ से नियुक्त किया था। बाद में बहादुर शाह ने उन्हें वायसराय नियुक्त किया था अपना। ठीक है, किसको? खान बहादुर खां को। तो ये भी आप याद रखिए। जैसे आपसे पूछेगा कि बरेली से किसने नेतृत्व किया, तो आपका आंसर हो जाएगा खान बहादुर खां का। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए झांसी से किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका वक्त खां। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? देखिए असम जरूर याद रखिए, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा उत्तर पूर्व भारत का है। दीवान मणिराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह या प्यालीलाल? आंसर होगा दीवान मणिराम दत्त वहां से नेतृत्व कर रहे थे, भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनका। ठीक है, तो असम से कौन थे? मणिराम दत्त, ये चीज याद रखिएगा। बरेली से कौन था? खान बहादुर खां। झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। आपका लखनऊ से कौन था? लखनऊ से भी याद रखिए बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। तो ये भी आप मतलब कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ अंग्रेज कौन नेतृत्व कर रहा था, यानी क्रांति को दबा कौन रहा था, इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 1857 के संग्राम के निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सबसे पहले जो क्रांति हुई और लोगों ने उपद्रव मचाया, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किस चीज को फिर से कब्जा कर लिया? सबसे पहले झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को या कानपुर को? तो आंसर होगा दिल्ली को। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को ही फिर से मतलब अपने राज्य में मिला लिया। जहां से शुरू हुई थी क्रांतिकारी, वहीं को सबसे पहले उसे दबाया गया, कर लिया गया। ठीक है, बाकी झांसी से आपको पता ही है, मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, कानपुर से जो है तात्या टोपे और नाना साहब वहां से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो नेतृत्व वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से चीजें बहुत बनती भी हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि सबसे जो मेन व्यक्ति था वो मंगल पांडे था, ये आपको पता ही होगा। मंगल पांडे ने ही अपने जो शीर्ष ऑफिसर थे उसको गोली मार दी थी, और वहीं से ये चीज़ें शुरू हुई। हालांकि अगर आपसे ये पूछे कि मतलब ये कांड कहाँ का है मंगल पांडे वाला, तो ये बैरकपुर का है। और अगर आपसे पूछे कि क्रांति कहाँ से शुरू हुई, तो आंसर आपका मेरठ होना चाहिए, ना कि, क्योंकि बैरकपुर इलाका जो पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और इनकी इन्फेंट्री कौन सी थी? जो बैरकपुर वाली थी वो 34वीं इन्फेंट्री थी। ठीक है, इसी को भंग कर दिया गया था बाद में। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, 1853 में झांसी को मिला लिया गया था। अगर आपसे पूछे कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई हैं, उनका क्रांति में भाग लेने की वजह क्या थी, तो वजह ये थी कि 1853 में झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का काल था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का काल था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय 1856 से लेकर 1862 तक ये काल हुआ लॉर्ड कैनिंग का। तो कभी कभार क्या होता है कि वायसराय आपसे पूछ लेता है कि बताइए उस समय वायसराय कौन था,
या उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति किसके समय में हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। आगे देखिए 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, जन आक्रोश, सैनिक संतोष, ईसाई मिशनरी का प्रतिबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, इस ये भी एक प्रमुख कारण था। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, इससे भी लोग नाराज थे। और जो तात्कालिक कारण मैंने आपको बताया था, तात्कालिक कारण में अगर बात की जाए तो वो आपका आंसर हो सकता है कि वो उस समय आपके धर्म में हस्तक्षेप करना, जैसे कि आपको बताया था कि जो नई राइफल आई थी इसका नाम था आपका इनफील्ड राइफल, उसके जो कारतूस होते थे उन कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, ऐसा मतलब अफवाह फैल गई या रियलिटी थी, उसी को लेकर लोगों ने मतलब तात्कालिक कारण को बनाया था। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति भी इसका मुख्य कारण थी, जो कि उससे पहले लॉर्ड कैनिंग से पहले ब्रिटिश जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने अपनाई थी। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यानी कि जिस तरीके से भारत में पैसे को लेकर आर्थिक दोहन हो रहा है, इस चीज़ को सबसे पहले किसने उजागर किया था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने, राम मनोहर लोहिया ने, दादा भाई नौरोजी ने या एम.एन. राय ने। आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पिता कहा जाता है, एक भारतीय अर्थशास्त्र का भी पिता कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये तीनों नाम क्वेश्चन के रूप में कई बार आए हुए हैं। ठीक, अच्छा दूसरी बात यह है, इन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, धन के गमन का सिद्धांत, किस तरीके से भारत का पैसा जो है ब्रिटेन लेके जा रहा है, और इस थ्योरी को उन्होंने समझाया था। तो अगर आपसे पूछे कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, ड्रेन थ्योरी किसने दी, तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ने दी। और आपसे पूछे कि सबसे पहले ब्रिटिश संसद में कौन सा बंदा जो है वो वहाँ पे चुना गया था, तो आपका आंसर दादा भाई नौरोजी होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये भी आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, 1906 में किया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में किया था। इन चीज़ों को आप कोलैप्स करके पढ़िए, एक तरीके के नोट्स बनाते रहिए किसी भी एग्जाम में। देखिए पेट एक लास्ट एग्जाम नहीं है, उसके आगे जितने भी एग्जाम होंगे उन चीज़ों में भी आपकी ये चीज़ें काम आती रहेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता इसलिए रहता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ वही चीज़ें आपको पता चलें। अगर अदर भी क्वेश्चन आसपास के पूछे जाएंगे तो आप उसके लिए काफ़ी चीज़ें तैयार रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी, सेम आंसर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन के रूप में आई हुई है, दादा भाई नौरोजी। बाकी इनके बारे में जिक्र हो चुका है, तो ये चीज़ तो आप कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, ये असफल क्यों रहा, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी रही, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी रही, इसके प्रभाव का सीमित रहा, जमींदारों की सहभागिता रही। आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखिए कारण क्या था कि जिसका जहां से मन हुआ उसने इस क्रांति को शुरू कर दिया, मतलब कोई योजना नहीं थी, क्रांति की कोई तारीख नहीं थी, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, कोई किसी के मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक नेता था जो कह रहा था कि भाई अब आपको क्रांति करनी है, कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये कारण सबसे वजह रही कि ये असफल रही, मतलब अंग्रेजों ने जहां देखा कि उपद्रव हुआ है वहीं पर दबा दिया और इस तरीके से क्रांति को उन्होंने बहुत जल्दी ही कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, तो उसका जो मुख्य कारण असफल रहने का रहा वो किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी रहना भी रहा। अच्छा, शिक्षित वर्ग भी इससे दूर रहा, ये भी कारण रहा। जो जमींदार वर्ग था वो भी इससे दूर रहा, ये भी एक कारण था। इस कारण से जो है मतलब ये असफल रही। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो सैनिक कहाँ के थे, वो अवध क्षेत्र के थे। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछे जो राजपूत इलाका था, जैसे अवध का क्षेत्र था, चित्तौड़ का क्षेत्र था, वो भी इनसे दूर रहा। ठीक है, सिंधिया जो राजपूत थे वो भी इनसे दूर रहे, और कहीं ना कहीं जमींदारों का समर्थन मिल गया था अंग्रेजों को। तो ये सारे कारण रहे कि वो असफल रही और बड़ी जल्दी अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था। ठीक है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, या मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो आपका आंसर होगा ये आपका मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया था। रैयतवाड़ी का मतलब ये है कि रैयत यानी कि मेन जो होता था सीधे किसान से आपका टैक्स वसूलना, ये आपकी प्रथा जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। लगभग 1820 में ये शुरू की गई थी।
मद्रास प्रेसिडेंसी में था, मुंबई प्रेसिडेंसी में ये चीज़ लागू थी और एक तरीके से टैक्स वसूला जाता था इस व्यवस्था के तहत। यही रैयतवाड़ी थी। एक व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त, ये 1793 में थी, ये सबसे पहले शुरू की गई। फिर रैयतवाड़ी, उसके बाद आपकी गई थी 1822 में महालवाड़ी। तो ये तीनों ही मतलब टैक्स प्लान थे, किस तरीके से टैक्स वसूलना है किसानों से, तो ये सारे प्लान थे। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश की ये आर्थिक नीति थी। ये शोषण जो है, जो धीरे धीरे हो रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति को जन्म देने वाले थे। क्योंकि मतलब तात्कालिक कारण तो एक तरीके से धर्म देखा जा सकता है, पर ये सारे मतलब एक तरीके से पहले से लोगों में गुस्सा था और वो 1857 की क्रांति के माध्यम से निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? आंसर होगा कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो ब्रिटिश में आर्थिक नीति है वो बहुत ही घिनौनी है। अब आप कुछ क्वेश्चंस को लिखिए। देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों ने अपनी एक राजनीतिक पकड़ बनाई भारत पे। हालांकि पूरी तरीके से भारत पे उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन एक तरीके से बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के ये उभरे। उसके बाद 1764 में इन्होंने बक्सर के युद्ध में चूंकि अवध के नवाब को भी हराया, बंगाल के नवाब को भी हराया और मुगल बादशाह को भी हराया, तो अब इनके टक्कर में कोई नहीं रह गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब पूरे भारत में इनके शासन हो गया। एक तरीके से पूरे भारत में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर कौन बन गए? अंग्रेज बन गए। इनके पास मतलब दीवानी पावर भी थी और जमींदारी भी थी, मतलब सब कुछ, पैसे की भी पावर थी और इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी थी। तो इनकी पूरी पावर हो गई। फिर जो कसर रह गई वो 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के तहत सारे अधिकार इनके पास आ गए और यहीं से इन्होंने भारत को लूटना, पूरी तरीके से आर्थिक दोहन करना शुरू कर दिया। बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ से पैसा जो है ब्रिटेन जाने लगा। यहाँ से सोना, चांदी, पैसा, इस तरीके की चीज़ें जो है ब्रिटेन जाती थी और यहाँ पर पूरा व्यापार ठप हो गया। तो इस तरीके से मतलब देखा जाए तो 1765 के बाद इतना ज़्यादा शोषण हुआ, तो ये शोषण होते होते लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था और भविष्य में जाकर लगभग देखा जाए तो 100 साल बाद एक 1800 की क्रांति टाइप की हो गई। ठीक है, और मतलब देखा जाए तो अगर आपसे मतलब पूछे, डिटेल में पूछे कि क्या कारण रहे, तो इसमें आर्थिक कारण भी रहे हैं, धार्मिक कारण भी रहे हैं, सांस्कृतिक कारण भी रहे हैं, सारे कारण रहे हैं। ठीक है, तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, इनकी किताब बहुत पूछी जाती है, इसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल जो है ये इनकी किताब बहुत पूछी जाती है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो है दुनिया के मजदूरों एक हो, एक स्लोगन है इनका, किनारा है, ये भी बहुत पूछा जाता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये किसने कहा? ये भी आपके कार्ल मार्क्स ने कहा। बाकी जर्मनी के बारे में आप जानते हैं, हिटलर को कौन नहीं जानता है, उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे। आगे देखिए, लाठी क्लब की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या बिपिन चंद्र पाल ने? ठीक है, तो आंसर होगा लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सारे ही काम जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बाल गंगाधर तिलक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता में सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति हुए। ठीक है, 1908 में इनको जेल हुई थी और 1908 से 1914 तक ये जेल में रहे। 1914 में जब जेल से बाहर निकले तो इनसे सबसे पहले मिलने वाली जो ब्रिटिश नागरिक थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट, वो इनसे मिली और उन्होंने होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया और ये आंदोलन काफ़ी फेमस भी रहा और ये सफल भी रहा। इतना सफल रहा कि एनी बेसेंट इतनी फेमस हो गई कि 1917 में उन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और इसी मृत्यु के साथ जो है उनका एक तरीके से राजनीतिक करियर खत्म हो गया। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत इससे पहले बहुत ही चर्चित और उग्र स्वभाव के एक तरीके से गरम दल के नेता के रूप में काफ़ी फेमस हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा? मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें कौन संबंधित था? मेलकॉम, मेटकॉफ, एल्फिंस्टन या मुनरो? थॉमस मुनरो जो थे वो मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उससे संबंधित थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको बताई थी कि एक तरीके से टैक्स वसूलना एक तरीके से था, चाहे रैयतवाड़ी कहे, चाहे आपकी महालवाड़ी कहे, चाहे आपसे स्थायी बंदोबस्त कहे, एक तरीके से ये किसानों से जो है टैक्स वसूलना, लगान लेना होता था इसके माध्यम से। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की? लॉर्ड जॉनसोर ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने?
ठीक है। किस व्यक्ति ने स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की? तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था मतलब स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। और कब थी? 1793 में। ठीक है, 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी इस क्षेत्र में ये लागू थी और लगभग ब्रिटिश राज्य के 19% क्षेत्र पे ये लागू थी। तो आपसे पूछे स्थायी भू राजस्व व्यवस्था या आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त, दोनों का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। दूसरी 1820 वाली रैयतवाड़ी और एक 1822 महालवाड़ी, तीन ही मेन पूछी जाती हैं। तीन इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, वो आपको याद भी होंगी। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? देखिए, आपसे कहे इस्तमरारी, आपसे कहे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, मालगुजारी, ये सारे नाम एक ही हैं। आंसर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा। आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चंस के नोट्स बना के आप रखिए अपने आप को, मतलब अच्छी तरीके से चीजों को तैयार कर लीजिए। एग्जाम पेट हो या कोई और भी एग्जाम हो, जहां हिस्ट्री पूछी जाती है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए धन्यवाद।